नमस्कार, आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 शब्द जब भी किसी ने भी बोला हो, चाहे सरकार, किसी पार्टी, किसी नेता या कोर्ट ने जब भी ये बात बोली हो, तब विवाद खड़ा होना, सियासी बवाल होना, जुबानी जंग होना, ये एक इसका इतिहास रहा है और यही कुछ अभी हमें देखने को मिल भी रहा है। लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उसका विरोध जब भी इसको लागू करने की बात होती है, चर्चा करने की बात होती है, तो क्यों किया जाता है? क्या वो सही बात है? आखिरकार क्या बदलने की बात हो रही है? कहाँ पे एक रूपता लाने की बात हो रही है? तो उसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसमें बदलाव की बात हो रही है। तो पहली बात तो शादी को लेकर है, दूसरी बात तलाक को लेकर है, तीसरी बात गुजारा भत्ता, अगर तलाक हो जाता है या किसी दूसरी चीज़ होती है तो गुजारा भत्ता मेंटेनेंस की बात होती है, चौथी बात कि गोद लेने की बात होती है कि अधिकार किस किस के पास होना चाहिए, पांचवी बात कि जो उत्तराधिकारी सक्सेशन की जो बात होती है उसकी है, और आखिरी बात जब ये होता है कि जो पारिवारिक जो संपत्ति होगी, परिवार जिसको कहते हैं फैमिली, उसकी संपत्ति पे अधिकार की बात होती है। तो ये 6 ऐसे मोटे मुद्दे हैं जिसको लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात हो रही है। विरोध के नाम पे कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। अब मैं आपको एक एक दलील के हिसाब से और उसमें क्या सच्चाई है वो आपके ऊपर में छोड़ दूंगा, मैं अपनी उसके बारे में राय रखूंगा। पहली दलील ये दी जा रही है कि ये दरअसल बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी इसको थोपना चाहती है। अब इस दलील में जो सबसे बड़ी जो खामी है, सारी पार्टियां, सारे जो जितने लोग जो बोलते हैं उनके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा कि वो कितना सच बोल रहे हैं इस मामले में। आपको अगर पता नहीं है तो आप जानेंगे कि ये संविधान निर्माताओं ने संविधान का हिस्सा बनाया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल 44 में यह जवाबदेही भविष्य में जो कोई भी सरकार में आएगा, जो स्टेट होगा, उसके ऊपर छोड़ी कि ये एक ज़रूरी कदम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश पे लाया जाए। ये सबके भलाई के लिए, सबके अच्छाई के लिए है, ये बराबरी की बात हो रही है, तो आपको उस दिशा में कदम उठाना है। तो बीजेपी जब उस पार्टी के तौर पे काम करती रही तो उसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अपने मैनिफेस्टो में रखा। आज वो सरकार में है तो वो सरकार में संविधान निर्माताओं ने जो आदेश दिया था, वो जो जवाबदेही को निर्वाह करने की जो बात कही थी, वो उस दिशा में कदम उठाने की सोच रहा है और इसी के लिए वो खुद से नहीं कर रहा है। सरकार ने कोई फैसला नहीं ले लिया, सरकार ने कोई कानून नहीं बना दिए। संविधान सभा ने एक और चीज़ कही थी जो दलील दी जाती है कि वो थोपा जा रहा है, बिना किसी राय विचार के अपनी बात को मानने की बात करी, ये दूसरी दलील होती है। तो उनके लिए है कि भाई ये तो चर्चा ही हो रही है। लॉ कमीशन ने पिछले महीने, इसी महीने 15 तारीख को लोगों से राय मांगी और 15 जुलाई तक लोगों को अपनी राय देने की बात उसने कही हुई है और अभी तक 8.5 लाख जो है सो वहाँ पे सुझाव आ चुके हैं। हर किसी को उन्होंने कहा है, हर एक धार्मिक संगठन को कहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, हर भारतीय नागरिक को उस पर अपनी राय देने की छूट दी गई है। तो आप अपनी राय रखें, आप अपने विचार रखें। प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे हैं, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। उसका प्रारूप उन्होंने नहीं दिया। और हाँ, यही प्रारूप की चूँकि मैंने बात कही, ये कानून का शक्ल नहीं ले लिया है। ये इस राय शुमारी करने के बाद लॉ कमीशन जो है वो उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो कानून मंत्रालय है वो उस पर विचार करेगा। अगर वो मानता है, जो भी रिकमेंडेशन आते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस रूप में लाने की आवश्यकता है, तो उस प्रारूप को बनाने के बाद फिर वो आम लोगों से चर्चा करेगा, पार्टियों से चर्चा करेगा, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी और फिर वो संसद में कानून के शक्ल में आएगा, जहाँ पे बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे भी चर्चा होगी। तो ये तो अभी प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत है। लेकिन ये कह देना कि ये कानून उस पर थोपा जा रहा है, कानून लाया जा रहा है, ये दलील भी उचित नहीं है। एक
बड़ी दलील आम तौर पे खड़ा करने की कोशिश होती है, और वो ये होती है कि दरअसल जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आप एक जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस का, आप उसके साथ जो है सो खिलवाड़ करेंगे, उसमें आप दखल अंदाजी करेंगे। अगर आप यूँ सोचते हैं तो आपकी सोच में कहीं पे थोड़ी सी जानकारी का अभाव है। दरअसल जब 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब चर्चा हो रही थी, और उस समय से जो उसका जो ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर चर्चा हो रही थी, उसमें ये आर्टिकल 35 था, जो बाद में जब एडॉप्शन हो गया तो ये आर्टिकल 44 हो गया है। आर्टिकल 35 पे चर्चा करने के वक्त जो मुस्लिम पक्ष के जितने भी नुमाइंदे संविधान सभा में थे, उसमें से कुछ लोगों ने जो अपनी जब दलील रखी थी तो उस दलील में उन्होंने यही बात कही थी। तो उसका जवाब के मुंशी डॉक्टर अंबेडकर इन लोगों ने दिया, और उन्होंने ये कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वर्बटिम जो बात हुई वो आपके सामने रखूँ। उन लोगों का जवाब देते हुए के मुंशी जी ने कहा कि इस संविधान सभा में जब आज हम धारा आर्टिकल 35 पे चर्चा कर रहे हैं, उसके पहले हमने फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा की, उसके सारे प्रावधानों का, उसके सारे स्वरूपों को एक शक्ल दिया, और उसको सर्वसम्मति से हमने माना है, पास किया है, पारित किया है, और वो संविधान का हिस्सा होने जा रहा है। तो उसी फंडामेंटल राइट्स में एक और बात हमने लिखी हुई है जिसको आप सब किसी ने स्वीकारा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बावजूद, या और भी कोई फ्रीडम की बात होने के बावजूद, अगर राज्य चाहे यानी सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो वो समाज के व्यापक हित में, समाज के सुधार करने के लिए कोई कानून बना सकता है, और उसमें ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बाधक नहीं बनेंगे, रोड़ा नहीं होंगे। सरकार कानून बना सकती है और आपके अधिकार को अगर उसको कम करने की आवश्यकता हुई तो वो भी कर सकती है। तो इसके बाद फिर आगे की बातचीत हुई, और बातचीत को लेकर जो बाद में वो संविधान सभा ने उसको पारित किया और वो हिस्सा बना। उसी क्रम में एक और बात हुई कि शरिया कानून जो है वो उसमें बदलाव आप नहीं कर सकते, शरिया कानून की बात नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनको याद दिलाया कि देखिए 1935 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, और साथ ही साथ 1937 तक सेंट्रल प्रोविंस यानी जो आज का उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये सारे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन सारे जगहों पर मुसलमान भी जब सक्सेशन की जो बात आती है, उत्तराधिकारी की जो बात आती है, वो हिंदू जो कानून है उसके अनुसार अपने विवादों का निपटारा करते हैं। शरिया कानून तो बाद में 1937 के बाद जो है वो लागू किया गया। केरल में भी उन्होंने बताया कि आज की तारीख में, यानी 1948 की मैं बात कर रहा हूँ, कि आज भी तारीख में कुछ लोग जो हैं वो अपने सारे जो विवाद है, जो मुस्लिम जो है वो हिंदू कानून के हिसाब से उसका निपटारा करते हैं। तो ये कहना कि शरिया कानून यहाँ पे शुरुआत से ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये थोड़ा दलील जो थी वहीं पे उन्होंने इसको खारिज किया। अब मैं तो डॉक्टर अंबेडकर हूँ नहीं, और डॉक्टर अंबेडकर होने का दावा कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा कानूनविद तो कोई नहीं था। अगर उन्होंने जब ये दलील रखी और बाकी लोगों ने उसको मान लिया, तो आज फिर से उस डिबेट को खड़ा करने का तो कोई औचित्य नज़र नहीं आता। एक और दलील लोग दे देते, क्या इतना आसान होगा पूरे देश में इसको लागू कर पाना? ये बात संविधान सभा में भी उठी थी, और उसका जवाब देते हुए के मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, इन सारे लोगों ने कहा था कि हम पहले ही कई सारे कानून जो हैं उसको पूरे देश में लागू कर चुके हैं। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हमने आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है वो लागू कर लिया है, हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको लागू कर रखा है, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट जो है उसको लागू कर रखा है। तो ऐसे तो कोई परेशानी होती नहीं है। और ही की अगर आप बात कर लें तो हमने अभी जीएसटी लागू किया है, वो पूरे देश में है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो कानून लागू करना और कानून को कुछ लोग, जो अधिकांश लोग हैं, उनके मानने में तो कहीं पे कोई कठिनाई दिखती नहीं है। तो ये
जो बहस है उसकी जो दिशा है वो बगैर किसी प्रारूप को जाने हुए एक भ्रम फैलाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त आ चुका है और उसको जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। प्रारूप उसका क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो समाज जो है वो मिल के तय कर रहा है। उसके लिए प्रक्रिया तैयार है, संसद कानून बनाएगा और वो सब किसी को अगर पारित होता है तो उसको मानना होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पे बातचीत करूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, आपकी बात के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।